आज हम सेट्स मैथमेटिक्स के अंदर क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है सेट्स वो स्टार्ट करेंगे। तो ये सीबीएसई और आईआईटी जेईई ये दोनों के लिए ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अपन लोग क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो अपना 0 पॉइंट होता है वहाँ से अपना एडवांस तक जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है सेट्स। सेट्स जो है ये एक तो अपनी मैथमेटिक्स के अंदर बेस काम करता है। अगर हम 11th की या 12th की या आईआईटी जेईई की मैथ्स की बात करें तो इसके अंदर जो होता है ये चैप्टर अपना बेस है। मतलब ये बेस बनाता है पूरी की पूरी मैथमेटिक्स के अंदर। नोटेशन समझते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस चैप्टर से आती हैं। मतलब ये अपनी जो सीबीएसई हो या आईआईटी हो उसमें से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अपन लोग इसको समझते हैं, बहुत आसानी से समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सेट्स, ये सेट्स जो होता है, अ सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे लिखा अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये जो लाइन लिखी हुई है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, यही एक मेन इंपॉर्टेंट रोल करती है इसमें। सेट्स हमारी मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी रो कॉलम, मतलब किसी का एक पैटर्न बन रहा होता है। सपोज़ मैं बात करूं कि हमारे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स में हम बोलें कि बॉयज़ अलग खड़े हो जाओ और गर्ल्स अलग खड़े हो जाओ। तो इसमें हम एक पैटर्न बनेगा कि इतने बॉयज़ हैं हमारी क्लास के अंदर, 12 बॉयज़ हैं और 12 गर्ल्स हैं। तो मतलब एक पैटर्न बनेगा कि बॉयज़ अलग हो जाएंगे, गर्ल्स अलग हो जाएंगी। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। अगर अब मैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ये होता है, इसको मैं समझाने की प्रयास करता हूँ यहाँ पर। वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, तो इसको हम नोट की तरह से इसे पढ़ेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन should not change from person to person। मैंने क्या बताया, हमारी क्लास के अंदर 12 बॉयज़ होंगे और 12 गर्ल्स होंगे, ये हमें पता है। और अगर हम को अपने स्कूल की किसी से भी टीचर से बोलें कि क्लास 11th के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, तो वो उनका आंसर आएगा 12। अच्छा, उनसे ये भी पूछा जाए कि कितने बॉयज़ हैं, तो वो यही बोलेगी कि 12 बॉयज़ हैं। और गर्ल्स कितनी होंगी, वो भी 12 होंगी। अगर मैं किसी और से पूछूंगा या प्रिंसिपल से पूछूंगा, मतलब कोई से भी पूछूंगा, सबका आंसर 24 आएगा। और अगर उनके अंदर पूछा जाए तो 12 बॉयज़ होंगे, 12 गर्ल्स होंगी। मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मतलब ये मेरे लिए और आपके लिए दोनों का सेम आंसर आए, समझने का प्रयास करिएगा। मैं वेल डिफाइंड कलेक्शन कहने का मतलब है कि ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए सेम आंसर आएगा। मैं अगर कहूँ कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो मैं कहूँगा कि 7 दिन होते हैं। और अगर मैं गांव में बैठे किसी भी आदमी से कहूँगा कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो यही बोलेगा 7, मेरा भी आंसर आएगा 7। अब भाई मेरे गांव में तो 7 ही होते हैं, अब आपके में पता नहीं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन यही होता कि अगर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब मेरे लिए वो हो तो आपके लिए भी वही हो, ये कहना चाहता है सेट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से कह देता हूँ, अगर मैं पहला एग्जाम्पल देता हूँ, ये एग्जाम्पल्स जो होंगे ना अपने, ये एग्जाम्पल्स होंगे वेल डिफाइंड कलेक्शंस के। वेल डिफाइंड कलेक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि नंबर ऑफ डेज
इन अ वीक, तो नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, तो ये मैं अपनी क्लास से किसी से बोलूँगा या बाहर किसी से, मतलब किसी से भी पूछूंगा, तो उसका आंसर क्या आएगा भाई? 7। ये तो सबको पता है, ठीक है। और नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, तो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं सबको पता होता है, 26 होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स 26 हो गए, मतलब अब मैं बोलूँगा कौन कौन से होते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के पूरा जेड तक बोल दोगे। और मैं किसी से भी बोलूँगा सब यही बोलेंगे कि हाँ ए से जेड तक ही ये सारे सारे होते हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शंस है। और भी बहुत कुछ आ सकता है इसके अंदर। नंबर रिवर्स इन इंडिया, रिवर्स इन इंडिया, इंडिया के जितने भी रिवर्स हैं उनका नाम आ जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा ये, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, एक और एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए आपके लिए और मेरे लिए सेम होनी चाहिए, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर अब बात करता हूँ दूसरा, डज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। डज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, अब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो अब ये तो भाई मैं कह सकता हूँ, जैसे कि मैंने बोल दिया ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। अब ब्यूटीफुल एक्ट्रेस आपके लिए कुछ और होगी, मेरे लिए कोई और होगी, ठीक है। मतलब सबका अलग अलग आंसर आएगा। मैं किसी से बोलूँगा, कोई दादाजी से बोलूँगा, वो दादाजी कुछ और आंसर देंगे, कोई दूसरे से बोलूँगा वो कोई और आंसर देगा। मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, ये क्या है, शुड चेंज कर रहा है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है। बेस्ट क्रिकेटर, अब बेस्ट क्रिकेटर मेरे लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा, मतलब सबका आंसर अलग अलग आएगा, मतलब कोई फिक्स नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देते हैं, डेंजरस एनिमल, अब डेंजरस एनिमल आई, अब किसी को तो चूहा भी बड़ा खतरनाक लगता है, ठीक है। किसी को भाई शेर भी ला दो वो भी कहेगा अरे भाई मेरे को डर नहीं लग रहा, ठीक है। तो डेंजरस एनिमल भी सब वैरी कर रहा होगा, कोई कॉकरोच से ही डर जाएगा, समझ रहे बात को। तो डेंजरस एनिमल भी किसी के ऊपर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, मतलब कोई ना कोई चेंज ही हो रहा होगा इसमें से। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है सेट्स के अंदर कि मतलब एक फिक्स्ड होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए को फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब सेट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नोट होते हैं, नोट्स, ये हमें सेट्स को समझने से पहले इसे इन पॉइंटों को ध्यान देना होता है। पहला, सेट्स डिनोटेड इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में हम सेट्स को डिनोट करेंगे, ठीक है। मैं समझाऊंगा अभी कैसे। दूसरा, रिपीटिशन नॉट इलॉइड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। और जो तीसरा होता है वो होता है ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर डजेंट मैटर एंड सेट्स
राइट इन दी कर्ली ब्रैकेट। मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं अभी समझा रहा हूँ। मैंने लिखा सेट्स डिनोटेड इन कैपिटल लेटर। कोई भी सेट होगा वो हम किसी अपनी अल्फ़ाबेट्स के अंदर बड़े कैपिटल लेटर में हम इसको डिनोट कर देंगे, और रिपीटेशन नॉट अलाउड होनी चाहिए, और ऑर्डर डजेंट मैटर होना चाहिए। अब मैं यहाँ से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एग्ज़ाम्पल के रूप से एप्लीकेशन, ठीक है, APPLICATION, ये होगी एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसको कह दिया भाई सेट्स की फॉर्म में लिखो, तो सेट्स की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? सेट्स की फॉर्म में मैंने मान लो कैपिटल लेटर, पहली बात इसकी सेट्स डिनोटेड इन कैपिटल लेटर, तो मैं कैपिटल लेटर से डिनोट कर दूंगा। सपोज दैट मैंने के सेट लिख दिया, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इक्वल टू बना दो। अब वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ये होता है करली ब्रैकेट। अभी मैं ब्रैकेट की जब हम नोटेशन सीखेंगे उसके अंदर मैं आपको करली ब्रैकेट अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये करली ब्रैकेट, और इसको एप्लीकेशन को ऐसे लिखेंगे। इस ब्रैकेट का यही होता है कि सेपरेटेड करके लिखता है। कैसे, देखो ए पी, अब दोबारा पी मैं नहीं लिखूंगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, APLIC, अब ए आ गया ना, ए मैं लिख चुका हूँ, अब दोबारा नहीं लिखूंगा। TI, अब आई देखो ये मैंने दोबारा लिख दिया ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये हो O और N। तो एप्लीकेशन का ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे क्या मैंने कॉमा लिखा है, मतलब कॉमा क्या डिनोट कर रहा है, सेपरेशन डिनोट कर रहा है। सेट्स के अंदर यही होता है कि एलिमेंट, ये जो सेट्स के अंदर ये वर्ड्स जो लिखे हुए हैं APLICTION, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। ज़्यादातर हम मैथमेटिक्स के अंदर एलिमेंट कहेंगे। सेट्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ लिखी होती हैं उसे हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मैंने पहली बात बोली सेट्स डिनोट इन कैपिटल लेटर, मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया। ये जो मैंने राइट इन द फॉर्म ऑफ करली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया। और इस एप्लीकेशन को मैंने सीधा डायरेक्ट नहीं लिखा, मैंने इसमें कॉमा लगा के लिखा। कॉमा लगाने का मतलब सेपरेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। और इस सेट के को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैसे, मैंने यहाँ पे ये भी लिखा ली ऑर्डर डजेंट मैटर, तो मैं यहाँ पी को आगे लिख दूँ या ए पीछे लिख दूँ, LICOTN, ऐसे कैसे भी लिख सकता हूँ। बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन के, ये दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। जैसे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आई बात? और मैं जैसे लिख दूँ, अब यहाँ पे और समझना, मैंने यहाँ पे लिखा सेट ए, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा लैम्डा, ठीक है, मैंने ये लिखा। और यहाँ पे एक और सेट लिख दिया यहाँ पे। अब बताना ये दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा लैम्डा, क्या ये दोनों सेट बराबर हैं? ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा और लैम्डा, इसमें देखो कॉमा 1 2 3, यहाँ पे 3 कॉमा, यहाँ पे कितने कॉमा, 2 कॉमा है। मतलब अल्फ़ा बीटा और गामा लैम्डा, इनमें सब में क्या है, सेपरेशन है। और अल्फ़ा बीटा गामा, इसमें सेपरेशन नहीं है। इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, और इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है। कैसे, 1 2 3, इसको हम एक ही एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 4, इसके एलिमेंट कितने हैं, 3। तो ये कोई सेट ए नहीं है, ये कोई सेट बी बन गया, ये कोई दूसरा सेट बन गया है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कहूँ, एग्जांपल देता हूँ दूसरा, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट सी 1 2 3 4, ठीक है, अप टू 10, यहाँ मैंने 10 तक लिख दिया। और सेट एक दूसरा सेट लिखा यहाँ पे मैंने 2 3 4। देखो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि ऑर्डर डजेंट मैटर, मैं 2 3 4
ठीक है, यहाँ पे 1 5 6 7 8 9 10, मतलब देखो मैंने यहाँ पे ऑर्डर 1 2 3 1 से 10 तक लिखा है, और यहाँ पे ऑर्डर मैंने बराबर नहीं लिखा है, और 2 3 4 1 5 6 7 ऐसे कुछ करके लिखा है। तो क्या ये सेट बराबर है? हाँ, ये सेट बराबर है। इसमें भी एलिमेंट 10 हैं और इसमें भी एलिमेंट 10 हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे टॉपिक नया आएगा, यहाँ पर मैं एक और आपको टॉपिक समझा रहा हूँ। इसका नाम है कार्डिनल नंबर। मैं नंबर गिना रहा हूँ ना, 1 2 3 4 जो कर रहा हूँ, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। कार्डिनल नंबर, इस टॉपिक का नाम है क्या है? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर का दूसरा नाम भी होता है, ठीक है। इसका नाम होता है ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है। तो ज़्यादा कोई तोप इसका नाम देखिए, ऐसा घबराना नहीं, कोई बड़ी तोप नहीं है इसमें। इसका बस सिंपल मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके अंदर, बस यही होता है, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, इसको कैसे पढ़ेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। या एक तो ये हो गया, और एक दूसरा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये दोनों बात सही है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है। मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए के। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको समझाऊं कि सेट ए है, ठीक है। इसमें मैंने लिखा 1 2 3 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? 5। इसको कैसे पढ़ेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है। या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ये दोनों ही बात बराबर हैं। इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है? 5 है, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने सेट बी ले लिया यहाँ पे, इसके अंदर बताना ए एल ओ के। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है? 1 2 3 4, 4 है। या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, ये भी, ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं, ये दोनों सेम ही है। कार्डिनल नंबर सेट बी कर दो, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कर दो, दोनों क्या है? बराबर। ज़्यादा कौन सा यूज होगा? ये वाला ज़्यादा यूज होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। कार्डिनल नंबर ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं, ये दोनों नाम हैं। पढ़ते कैसे वही बता दिया, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये दोनों बात क्या है? सही है, ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ नोटेशंस देख लेते हैं। जो नोटेशंस हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, इम्पोर्टेंट नोटेशंस होती हैं, वो देख लेते हैं एक बार। इम्पोर्टेंट नोटेशंस बेसिकली यही तो होती हैं चीज़ें जो हमें मैथमेटिक्स के अंदर या सेट्स के अंदर हम समझने की होंगी, कि ये नोटेशंस हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, क्या है वो सब कुछ चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं यहाँ से, ऐसा बना हो या ऐसा बना हो, इसको हम क्या कहते हैं? सच दैट। क्या कहते हैं? सच दैट, ठीक है। ऐसा हो, इसको क्या कहते हैं? विच इम्प्लाइज। क्या कहेंगे? विच इम्प्लाइज।
ठीक है, या ऐसा हो, इसको कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़। ये सेट्स के अंदर ये नोटेशंस आती हैं, इसको हम समझना होता है, ठीक है। या इसको हम लोग केवल ऐसा भी कर देंगे ना, आई डबल एफ कर देंगे, ये और ये एक ही बात है, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ या आई डबल एफ कर दो और ये एक ही बात होती है। या और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दैट इज़। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे आगे वो लेक्चर में। बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, फॉर ऑल, या कहेंगे और फॉर एवरी। फॉर ऑल या फॉर एवरी। उल्टे ई को कहेंगे हम लोग देयर एग्जिस्ट। क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट। और इसको कहेंगे क्या, फाई। क्या कहेंगे, फाई। इसका नाम है फाई और ये डिनोट क्या करता है, नल सेट को। क्या डिनोट करेगा, नल सेट को, ठीक है। और इम्पोर्टेंट कुछ सेट्स होंगे हमारे जो हमें काम आएंगे बहुत ज़्यादा, उन सेट्स को भी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट सेट्स है, यह इम्पोर्टेंट नोटेशंस के अंदर चला है, ठीक है। जैसे सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करेंगे। और नेचुरल नंबर तो पता ही है, 1 2 3 4 ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। इसका डिनोशन मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। सेट्स ऑफ होल नंबर। होल नंबर को किसे डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। 0 1 2 3 ऐसा जाता जाएगा, ठीक है। और ऐसा होगा सेट्स ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं या आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। -2 -1 0 1 2 3 ऐसा, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी आ रहा होगा, पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहा होगा। इंटीजर्स ऐसे बहुत सारे होते हैं इनके सेट्स। तो एक बार ये बता देता हूँ कि कहते क्या क्या है। एन का मतलब होता है, यही इसी का पार्ट चल रहा है, ठीक है। एन फॉर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। क्यू फॉर रैशनल नंबर, आर फॉर रियल नंबर, ठीक है। डब्ल्यू फॉर होल नंबर, जेड फॉर इंटीजर, ठीक है। और एक होता है पी, रैशनल इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को रियल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस कर दो तो इरेशनल नंबर आता है। रियल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस कर दो तो इरेशनल नंबर आता है। इरेशनल नंबर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया नोटेशंस, कैसे डिनोट करते हैं, कैसे क्या होगा, ये सारी हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। रियल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा। अब हम लोग कुछ क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। हमारे जो सेट्स होता है उसके अंदर हम लोग ब्रैकेट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई ब्रैकेट यूज़ कैसे करना है, क्या है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं।
इंपॉर्टेंट ब्रैकेट्स। इंपॉर्टेंट ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है अपनी इस मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट है क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या है क्लोज्ड ब्रैकेट? क्लोज्ड ब्रैकेट ये दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया -1 से 4, मैंने यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दिया। तो ये क्या कहना चाह रहा है? अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ, ठीक है, ये -इन्फिनिटी है, ये +इन्फिनिटी है, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसा होता है। तो ये कह रहा है -1 और से लेकर 4 तक है, तो एक ऐसा -1 और यहाँ 4, ठीक है। इसके ऊपर क्या करना है? ऐसा गोला बना देना है। अब यहाँ पे अगर क्लोज्ड ब्रैकेट है तो इन दोनों गोलों को क्या करना है? भर देना है। क्या करना है? भर देना है। और इसको क्या करना है? जोड़ देना है। ये हम लोग अच्छे तरीके से लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर हम समझेंगे। -1 से लेकर 4 तक ये क्या है? इंक्लूड है। इसके अंदर मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि -1 एंड 4 आर इंक्लूड, मतलब -1 और 4 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे आते हैं, साथ साथ -1 और 4 भी आता है, मतलब इंक्लूड है। -1 और 4 तो इंक्लूड है ही है, साथ साथ ये सारे के सारे नंबर बीच के भी लिए जाएंगे और साथ साथ -1 और 4 को भी लिया जाएगा। ये इसका मतलब होता है। और इसको हम डिनोट एक और तरीके से कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने एग्जांपल ले लिया x कोई नंबर है, वो क्लोज्ड ब्रैकेट है ऐसा -1 से लेकर 4 तक। ये बात और ये बात दोनों एक ही हैं, ठीक है। -1 से लेकर 4 तक x कोई मैंने एग्जांपल लिया था, x ये लिखा, x इक्वल टू ये, तो x -1 से लेकर 4 तक। अगर ये क्लोज्ड ब्रैकेट, ये अगर बार लगा हुआ है इसके नीचे, इसका मतलब है क्या? क्लोज्ड ब्रैकेट है, ठीक है। समझ में आई बात? एग्जांपल दूसरा लेता हूँ, 0 से लेकर 4 तक, ये क्या है? क्लोज्ड ब्रैकेट है। तो x इक्वल टू मैंने ले लिया, तो ये x को लिख कैसे सकता हूँ? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 4। ये दोनों बात क्या है? बराबर हैं, ठीक है। इसको नंबर लाइन के अंदर कैसे लिखेंगे? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, -1 0 1 2 3 4 5। तो 0 और क्या है? 4। इसके ऊपर पहले गोला बनाना है। मैंने देखा क्लोज ब्रैकेट है, तो इनको क्या करना है? भर देना है और इसको जोड़ देना है, ठीक है। मैं अगर कहूँ 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हैं, तो हम कहेंगे सर ये क्या क्वेश्चन है? 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। अब नंबर्स हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ से निकाला 1.0000001 कर दूंगा, 1.000 करता जाऊँ, मतलब इसके अंदर से बीच में बहुत सारे नंबर्स निकालूंगा। अब मैं कहूँगा इसके बीच में इंटीजर कितने हैं, तो इंटीजर तो एक भी नहीं है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर है नहीं। और मैं कह दूँ 1 और 3 के बीच में कितने इंटीजर हैं, सर कहेंगे एक इंटीजर, वो है कौन सा? 2। 1 और 3 के बीच में कितने इंटीजर हैं? 2, मतलब एक इंटीजर है, उसका नाम क्या है? 2, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और उसी तरह से मैं कहूँगा कि 0 और 4 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो कहूँगा 3 इंटीजर है, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक नंबर, मैं कहूँगा 2 और 1 और 2 के बीच में कितने इनफाइनाइट नंबर होते हैं, बट उस स्पेसिफिक नंबर बोल, जैसे मैंने बोल दिया इंटीजर, तो इंटीजर तो 0 है, कोई 1 और 2 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है, बट रैशनल नंबर है, ठीक है, पॉइंट वाले नंबर्स हैं इसके अंदर। समझ में आई बात?
उसी तरह से ये मैंने क्लोज्ड इंटरवल समझा दिया। क्लोज्ड का ब्रैकेट मतलब यही होता है कि -1 और 4 तो इंक्लूड है ही है, -4 और 4 के बीच में जो सारे नंबर आते हैं वो तो है ही है, साथ साथ -1 और 4 भी इंक्लूड है, बस यही इसका मतलब है। दूसरा होता है ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ओपन ब्रैकेट को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने यही वाला ले लिया, -1 से लेकर क्या 4 तक, ऐसा। इसके अंदर बस यही है, -1 एंड 4 आर एक्सक्लूड। -1 और 4 के बीच में जितने नंबर आते हैं वो तो इंक्लूड है ही हैं, बट -1 और 4 इंक्लूड नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। और इसको लिखेंगे कैसे, देखो, -1, 4 ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब मान लो अगर x इक्वल टू ये कर दूँ तो ये x इक्वल टू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 4। यहाँ पर मैंने बार नहीं लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। यहाँ पर मैंने बार लगाया था, क्यों, यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है। समझ में आई बात। इसको नंबर लाइन कैसे करेंगे, -∞ से +∞, -2 -1 0 1 2 3 4। -1 के ऊपर एक गोला बनाओ और 4 के ऊपर ये, और इसके ऊपर मैं भरूंगा नहीं, क्यों नहीं भरूंगा, क्योंकि इसके ऊपर ओपन ब्रैकेट है, उसकी वजह से मैं इसके ऊपर भरूंगा नहीं। और ये, इसका मतलब ये सारे नंबर्स इंक्लूड हैं -1 और 4 को छोड़कर। एक्सक्लूड का मतलब ये होता है -1 और 4 को छोड़कर। समझ आई बात। दूसरा एग्जांपल भी इसी में से ले लेते हैं, जैसे 0 और 4। तो 0, 4, अगर x इक्वल टू इसको कर दूं तो कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 4। यहाँ पे दोनों बार नहीं लगाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। और नंबर लाइन के अंदर इसको डिनोट करें तो -1 0 1 2 3 4। तो 0 के ऊपर ये लगा देंगे और 4 के ऊपर ये, इसको ज्वाइन कर देंगे, बस सिंपल। ज़्यादा कुछ इसके अंदर खास बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात। बस इसके अंदर ये है, 0 और 4 इंक्लूड नहीं है, बाकी इस 0 और 4 के जितने भी नंबर आते हैं वो इंक्लूड हैं, बस यही इसका मतलब है, ओपन ब्रैकेट। लास्ट ब्रैकेट अपना आता है कौन सा, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट तो बहुत आसान है। करली ब्रैकेट जनरली यूज्ड इन सेट्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं। इसका मतलब ये करली ब्रैकेट को हम लोग इसलिए यूज करते हैं, ये सेपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है जब कितने भी इनफाइनाइट नंबर्स हों, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 4, ये कितने भी नंबर हों मैं यहाँ पे सेपरेशन कर सकता हूँ, ठीक है। 1 कॉमा लगा सकता हूँ। अगर मैं यहीं पे ये इसको ले लूँ क्लोज ब्रैकेट वाले को, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3, तो ये क्या समझा पाएगा, कुछ समझा पाएगा। जैसे ये हम 2 में समझा रहे थे, ये क्या समझा पाएगा, कुछ समझा नहीं पाएगा। इसकी वजह से इसको हम लोग नहीं लेते हैं। सेट्स को समझाने के लिए यही लेते हैं, जनरली यूज्ड इन करली ब्रैकेट, ठीक है। जनरली यूज्ड इन सेट्स। करली ब्रैकेट इसलिए यूज़ करते हैं सेट्स के अंदर कि जितने भी नंबर आ जाएं, इनफाइनाइट नंबर आ जाएं, 1 2 3 अप टू कितना इनफाइनाइट चला जाए, तो ये हम सेट्स के अंदर डिनोट करते हैं। मतलब इनफाइनाइट नंबर आ जाएं, उन सारे को हम लोग एक करली ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। सेट बना सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा लैम्डा फाई, ठीक है, साई सिग्मा रो सम प्रोडक्ट। ये पाई ये होता है और प्रोडक्ट ये होता है। जैसे हम लोग क्लास 10th के अंदर हम पढ़े थे, ये सम होता है,
लिमिट जाती थी स्टैटिक्स के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसी तरह इसके अंदर भी लिमिट जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हम लोग आगे लेक्चरिंग के अंदर जब हम लोग लिमिट्स पढ़ेंगे उसके अंदर समझेंगे इसको अच्छे तरीके से। आईआईटी की जब मैथ्स पढ़ेंगे हम लोग तब भी। ठीक है, ये तो अपना क्लास अपना बेसिक चल रहा है इसको समझने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। आसान आसान से क्वेश्चन देख लेंगे, बाकी समझ में तो आ गया होगा। तो नागिन एग्जाम्पल लिखते हैं। नागिन राइट्स इन द फॉर्म ऑफ सेट्स। सेट्स की फॉर्म में इसको नागिन को लिखो। तो हम लोग सेट ले लेते हैं कोई के, और इसको सेट, करली ब्रैकेट तो इम्पोर्टेंट ही है। तो एन ए जी आई, अब एन दोबारा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे एन हम लिख चुके हैं, और रिपीटेशन नॉट इलॉइड पीछे याद रखना है। ठीक है, और ऑर्डर डजेंट मैटर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई जी ए एन, ये दोनों क्या है? एक ही बात है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से होते हैं? सेट ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 5। और एग्जांपल बताओ, इसको आप बताएंगे। ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। इसको सॉल्व करिए आप। ये हमारी क्लास में भी होता था कि एग्जाम्पल इजी क्वेश्चन सर कर देते थे, बाकी जो टफ क्वेश्चन मिल रहा था वो दे देते थे कि भाई ये तुम करो। ऐसा सिस्टम ही चला आ रहा है। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 लिखने हैं। तो मैं कोई सेट बी ले लेता हूँ। पहली बात मेरी नेचुरल नंबर कह दिया, तो 1 2 3 4 होगा। लेस देन 10 लिखना है, और क्या लिखना है? ऑड नंबर। तो 1 3 5 7 9 10 तो लिख नहीं सकते, 11 लिख नहीं सकते कि लेस देन 10 बोला है, तो यही हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट भी कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, बस ये हो जाएगा। आंसर तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया था। ये मैंने एडिशनल बता रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन, क्योंकि वो भी याद होता है। और उसको और भी मैंने बताया था, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट भी ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 5 आएगा। इसका भी आंसर क्या आया था? 5 आया था। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम है रिप्रेजेंटेशन इन सेट। रिप्रेजेंटेशन सेट्स। सेट्स की हम कितने तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? ठीक है, तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को हम लोग टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। टैबुलर फॉर्म। दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रूल मेथड भी कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? टेबुलर फॉर्म।
इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको रूल मेथड कहते हैं। और एक तीसरा होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसको हम लोग बाद में समझेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? वेन डायग्राम पढ़ते हैं। इसके अंदर लिख लेते हैं बस यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेट्स अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम लोग इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। ये हम लोग बाद में टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन इन सेट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन इन सेट्स कहते हैं। ऑफ लिख दो तो ज़्यादा सही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं। जो रोस्टर फॉर्म होती है इसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज़, एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट क्या लिखेंगे? इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट। मतलब कुछ वैल्यूज सेट लिखा होगा, उसके अंदर कुछ वैल्यूज लिखी होंगी। इसके अंदर कोई आम बात नहीं होगी, बस एकदम सिंपल जैसा ये सेट लिखा हुआ है वैसे एक सेट लिखा हुआ होगा। ठीक है, और रूल मेथड के अंदर हम लोग वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, जो वैल्यूज लिखी होंगी इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशंस, वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशंस। ठीक है, जो वैल्यूज लिखी होंगी वो कैसे लिखी होंगी? इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशंस। मतलब जो एलिमेंट लिखा हुआ जाएगा, ये जो एलिमेंट लिखेंगे ये हम इसके अकॉर्डिंग में लिखेंगे। जो एलिमेंट लिखा जाएगा वो उसी को हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स की फॉर्म और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज यूज़ करके लिख देंगे। बस ये सिंपल है। ठीक है, जैसे अब इसको आसानी से समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सेट ए ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको लिखने का एक प्रॉपर मेथड होता है इसको। ठीक है, देखो वही मेथड हर बार हम यूज़ करेंगे। सेट ए है, सेट ए लिख देना है इक्वल टू बना के एक सेट का करली ब्रैकेट का वो लगा देना, और एक्स सच दैट, ये एक्स है ना, ये जो सेट ये बना हुआ है, ये एक्स वो सारे एलिमेंट होंगे। ये मैं एक्स का मतलब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ये एक्स वो सारे एलिमेंट होंगे। अब एक्स होगा क्या, अब मैं वो बताऊँगा। एक्स सच दैट, अब लिखता हूँ, एक्स बिलोंग करेंगे क्या? नेचुरल नंबर को। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक्स वो सारे एलिमेंट होंगे, मतलब ये एक्स जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं वो सारे एलिमेंट हैं। और एक्स होंगे क्या, अब वो बता रहा हूँ, जैसे उसकी पहचान बता रहा हूँ। ठीक है, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। एक्स वो सारे एलिमेंट होंगे, कौन से एलिमेंट होंगे? नेचुरल नंबर के। जैसे एक से लेकर कहीं कहीं से भी उठा के दे देगा। अब यहाँ पे ये जो कॉमन लिखा है ना, ये एंड बता रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है? एंड। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 6, ये मैंने बता दिया। सेट a इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 6, ये वो बता रहा हूँ मैं सेट a को। ठीक है तो सेट a मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे, x वो सारे एलिमेंट होंगे, कौन से एलिमेंट होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। और नेचुरल नंबर कौन से? 2 से 6 के बीच में लिख दो। इक्वल टू मतलब इसको मैंने यहाँ पे बताया था क्या है, ये क्या चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, ये ब्रैकेट के अंदर, ये अभी समझाया था। ब्रैकेट के अंदर -1 और 4, ये वाली चीज़ें यहाँ पे वही पहले मैंने समझा दी थी। ठीक है, तो 2 से 6 तक लिख दो, 2 3 4 5 6 बस। ठीक है, सेट बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर, बस यही मेथड होता है ऐसे ही हम यूज़ करेंगे इसको। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 2।
तो सेट बी लिख दो इसके सामने ही, ठीक है। -3 -2 -1 0 1 2, ये इसका है। सेट सी x such that x is equal to 2n, और n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, ठीक है। और एंड है ये, और n होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2n लिखा है, ठीक है। और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को 1 से 4 तक, मतलब n कहाँ तक होगा 1 2 3 4। x की वैल्यू 2, 1 रखेंगे तो क्या आएगी 2, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 6, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 8। तो ये हमारे एलिमेंट आ गए, सेट सी का एलिमेंट आ गए यहाँ पे 1 2 3 4। समझ पा रहे हैं आप यहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब सेट बिल्डर फॉर्म जो है एक रूल में लिखी गई है मैथमेटिक्स के अंदर, उसी को हम लोग वैल्यूज़ की फॉर्म में निकाल कर यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो यही हो जाएगा टेबुलर फॉर्म, रोस्टर टेबल्स बनाकर लिखी जा रही हैं, टेबल, ठीक है। टेबुलर फॉर्म इसलिए कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के फॉर्म हम लोग लिख रहे हैं। और उसको लोग मैथमेटिक्स के अंदर एक डिफाइंड लैंग्वेज के अंदर लिखी जा रही है मैथमेटिक्स की, ठीक है। और सेट, अब यहाँ पे डी लिख रहा हूँ, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ स्कूल, तो सेट डी क्या हो जाएगा यहाँ पे s, अब यहाँ पे सेपरेशन S C H O, अब दोबारा O नहीं लिखूंगा, क्यों, रिपीटेशन नॉट अलाउड, L, ये हो जाएगा किसका, सेट डी का, ठीक है। और देखो एग्जाम्पल्स, x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर, और क्या लिख रहा हूँ, x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, ऐसा होगा। तो पहली बात ये इंटीजर को भी बिलोंग करेगा, और x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, मतलब अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लिखूँ या जो भी लिखूँ उसका स्क्वायर 4 से छोटा या 4 के बराबर हो, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ। तो सेट ई यहाँ पे क्या आएगा, अब पहले इंटीजर्स माइनस की तरफ चलते हैं, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो -2 आएगा, -1 का तो 1 हो जाएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, 3 रखेंगे तो फिर 9 चला जाएगा, ठीक है। सेट ई हो गया। और सेट एफ यहाँ पे सेट एफ हम यहाँ पे ले लेंगे एक क्वेश्चन, x सच दैट x इक्वल टू n अपॉन पे n स्क्वायर प्लस 1, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और n ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 3। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 3 नहीं करो, यहाँ पे 5 कर लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और n ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन इक्वल टू 5 होगा। तो n यहाँ पे होगा क्या क्या, पहले बताओ, मैंने क्या लिखा है, n ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे नंबर लाइन के अंदर हिसाब से क्या माना जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा बनाओ, और यहाँ पे देखो ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे बार नीचे नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे बार लगा है तो यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट।
तो कुछ ऐसा बनेगा ना, 1 और 5, इसमें बार नहीं लगा तो ओपन ब्रैकेट, इसमें बार लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। 1 और 5 ऐसा सिस्टम बनेगा यहाँ पे। तो 1 और 5 के बीच में इसका मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, एक्सक्लूड। इसका मतलब ये वाला 1 इंक्लूड नहीं है, बट 5 में क्लोज ब्रैकेट है तो 5 इंक्लूड है। तो 1 और 5 के बीच में क्या आ जाएगा, 2, 3, 4 और 5 भी आएगा, क्योंकि ये इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। कितने आ गए, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएंगे हमारी क्या, एलिमेंट। एलिमेंट नहीं होंगे, नंबर्स होंगे, एन होंगे। अब इसके अंदर पुट करना है, देखो कैसे, सेट एफ आएगा ना यहाँ पे। तो पहले अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, x इज इक्वल टू एन अपॉन पे एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2, 3, 4, 5 लिखूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या, 4 प्लस 1, तो 2, 4, 5 आ जाएगा। फिर लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखना है, 3, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, 3/10। फिर क्या आएगा, 4 ऊपर लिखूंगा 4 का स्क्वायर यहाँ नीचे 16 प्लस 1, तो 4/17। एक और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, तो 5, 26 हो जाएगा। ये हमारे एलिमेंट आ गए, ठीक है। 2/5, 3/10, 4/17 और 5/26। समझ में आई बात। ये है हमारे एलिमेंट। तो बस सेम मेथड है, एक्स सच दैट, एक्स वो सारे एलिमेंट हैं और एक्स है क्या, उसकी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी बता दी कि ऐसा बनेगा, मतलब एक्स वो सारे एलिमेंट हैं और एक्स बनेगा कैसे वो मैं यहाँ पे बता दिया। और एक्स आएगा कहाँ से, नेचुरल नंबर से आएगा। और एक्स नेचुरल नंबर से लेंगे कहाँ से, 1 ओपन ब्रैकेट और 5 क्लोज ब्रैकेट, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं। तो x सच दैट, ठीक है, x इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3√3p प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। एंड p बिलोंग टू क्या, रियल नंबर, p बिलोंग टू रियल नंबर, और p प्लस लैम्डा एंड p प्लस गामा आर द रूट्स, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट्स हैं, p प्लस लैम्डा प्लस गामा। देन तब हमें बताना है लैम्डा एंड गामा क्या होगा, लैम्डा इंटू गामा बताना है यहाँ पे, लैम्डा इंटू गामा, ठीक है। मतलब लैम्डा को मल्टीप्लाई करना है गामा से, उसका आंसर यहाँ पे बताना है। ये सेट मैंने क्लोज कर दिया, क्वेश्चन यहाँ तक था, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूँ और ये सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूँ। सेट को मैं बना रहा हूँ, बिल्डर मतलब सेट बनाना है, और रोस्टर फॉर्म टेबल के फॉर्म में यहाँ पे उसके आंसर्स लिख देने हैं। तो अब ये पहला क्वेश्चन, यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसको, x इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3√3p प्लस 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो 3√3 को अब यहाँ पे स्प्लिट मिड टर्म कर लेते हैं, क्लास 10th में हमने सीखी अच्छे तरीके से। 3√3 मतलब 2√3 में √3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए। तो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से क्या आ जाएगा, 3 को ऐसे ही तो तोड़ते हैं, √3 और √3 में 2 भाग में टूटेगा और बचा ये 2, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, यही हो जाएगा। तो p स्क्वायर प्लस 2√3p प्लस √3 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, p कॉमन ले लेंगे, तो p प्लस 2√3, यहाँ भी p प्लस 2√3, यहाँ पे प्लस √3 इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा, p प्लस √3 p प्लस 2√3। देखो 2 रूट आ गए ना, एक ये और एक ये, इन किसी में से इसमें ऐसे कोई
वो ये नहीं कहा है कि इसको लैम्डा लो इसको गामा लो, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो हम लोग इसको ले सकते हैं, ये पी प्लस लैम्डा हो गया, ये पी प्लस गामा हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आर द रूट्स, ये रूट्स आ गए हमारे पी प्लस √3 पी प्लस 2√3। अब लैम्डा और गामा की वैल्यू निकालनी है, तो अब यहाँ से कर देंगे पी प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 और पी प्लस गामा इक्वल टू 0। अब पी प्लस √3 इक्वल टू 0 और पी प्लस 2√3 इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू हो गया -√3 और p की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखना है ना, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी, अच्छा यहाँ पे क्या करना है, p प्लस √3 आ गया, p प्लस 2√3 आ गया, p प्लस लैम्डा p प्लस गामा, इसमें हम लोग कंपेयर करना है। तो लैम्डा की वैल्यू एक तो आ गई √3, ठीक है, कंपेयर करना है मतलब मिलाना है इसको, p प्लस √3 p प्लस 2√3 p प्लस लैम्डा p प्लस गामा, इन दोनों को हम लोग क्या करना है, कंपेयर करना है, इन दोनों को मिलाना है। तो लैम्डा की जगह पर क्या है, यहाँ पे √3 है और यहाँ पे गामा की जगह पर क्या है, 2√3 है, तो गामा की जगह पे क्या है, 2√3 है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये आ गया, और लास्ट में उसने क्या कहा है, लैम्डा इंटू गामा क्या हो जाएगा, तो सेट जी था, तो लैम्डा इंटू गामा क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू गामा √3 इंटू 2√3, ये तो 6 आ गया। तो सेट जी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जी कितना है, 6। इसके अंदर केवल एक नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जी कितना है, 1 है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जी कितना है, 1 है। और कितने एलिमेंट, केवल एक ही एलिमेंट है, तो इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है सिंगल्टन सेट, जो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जो अपना रिमेनिंग चैप्टर है। ओके, थैंक यू।